नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में वाकई एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो इस मायने में बहुत ख़ास हैं कि वो एक युवा तो हैं ही, लेकिन बहुत यंग एज में ही उन्हें मध्य प्रदेश के एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान की जिम्मेदारी मिली है बतौर चेयरपर्सन, बतौर अध्यक्ष, जिसकी लेगेसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो न सिर्फ एक बेहतरीन शिक्षा का केंद्र है, बल्कि 150 साल 150 इयर्स पुरानी उसकी लेगेसी है। 151 साल बल्कि। एक बड़ा सेलिब्रेशन होना था, लेकिन कोविड की वजह से पिछले साल जब उसने 150 वर्ष पूरे किए, लेकिन वो नहीं हुआ। डेली कॉलेज इंदौर की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर उनकी मैं बात करूँ तो वो देवास के पवार राजघराने से आते हैं। और पिताजी के निधन के बाद जो बहुत इमिनेंट पॉलिटिशियन मध्य प्रदेश के रहे, तुकोजीराव पवार साहब, उनके वो पुत्र हैं। और उनके निधन के बाद महाराजा का जो टाइटल होता है वो भी जो एक परंपरा है। तो मुलाकात करिए, हमारे साथ हैं विक्रम सिंह पवार। बहुत स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे आप याद करते हैं अपने बचपन को, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप भी डेली कॉलेज के प्रोडक्ट रहे हैं। तो आज इसी कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट तो आप रहे, लेकिन प्रेसिडेंट के तौर पर आज जब ये जिम्मेदारी आप उठा रहे हैं तो बड़ा एक इमोशनल पल भी होगा ये। जी बिल्कुल, बहुत इमोशनल के साथ बहुत जवाबदारी भी महसूस होती है। इस संस्था ने बहुत कुछ दिया है मुझे बनाने में। इस संस्था का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज इस संस्था से बाहर निकल के, यहाँ से सीख के आज वापस से इस संस्था की सेवा करने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि इस संस्था के साथ दिल से जुड़ाव है, इस संस्था के लिए कुछ अच्छा करने की सोच है, विचार है, तो निश्चित रूप से पूरी ताकत लगा के इसकी सेवा करूँगा। यह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस इंस्टीट्यूशन से आप अपने बचपन से जुड़े होते हैं, उसको लेकर बहुत सारी सोच और दृष्टि भी आपके पास होती है। आप सुनते हैं ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम कि और इसको और अच्छा किया जा सकता है, इसको और अच्छा किया जा सकता है। फिर जब आप वहाँ से निकलते हैं, उस वक्त भी बहुत सारे विचार आपके साथ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़े, फिर बॉम्बे पहुँचे, फिर पुणे भी पहुँचे, सिम्बायोसिस, वहाँ से फिर विदेश भी जाना हुआ तमाम चीज़ों के साथ। तो अब जो लौटे हैं, तो क्या विज़न है डेली कॉलेज को लेकर आपका? डेली कॉलेज के साथ शरद जी बहुत सुंदर इतिहास जुड़ा हुआ है। हेरिटेज, ट्रेडिशन, प्रोटोकॉल। थोड़ा सा हमें बताइएगा भी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इसको बहुत रुचि से जानना चाहें। 150 साल पहले, 151 ईयर्स पहले ये स्कूल की स्थापना की गई थी। उस समय अंग्रेज़ों का कार्यकाल था, उनका राज था। उस समय कुछ राजघरानों ने साथ में मिलके हमारे हिंदू संस्कृति को जीवित रखने के दृष्टिकोण से, क्योंकि विदेशी उस समय जब थे, उस समय वो उनकी टीचिंग, उनके एजुकेशन स्टाइल को अपनाते थे, और वही कहीं ना कहीं एजुकेशन स्टाइल इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे। तो कुछ राजघरानों ने साथ में मिलके कुछ इस प्रकार के विद्यालय खोले, स्कूल्स खोले, और हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं उस अंधेरे काल में भी जीवित रखने का प्रयास किया। तो डेली कॉलेज उनमें से एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि उस समय पे इस प्रकार का काम किया था। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए फिर एक पब्लिक स्कूल बना। पब्लिक पहले तो केवल राजघरानों के लिए था, फिर पब्लिक के लिए खुला, फिर एक सोसाइटी बनी गई अपने इसमें। और आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि देश का सबसे बढ़िया पब्लिक स्कूल अगर आप देखेंगे तो मैं डेली कॉलेज कहना चाहूँगा कि वही है। चाहे कैंपस का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे एजुकेशन जिस प्रकार से होता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ऐसे अनेक चीज़ें हैं। अगर हम कैटेगरी में उसको बांटेंगे तो डेली कॉलेज आपको कहीं ना कहीं एक नंबर पे ही मिलेगा। और
आज भी एक होता है नॉर्मल कॉमन एजुकेशन जो सबको मिलता है, जो हमारी भारत सरकार सबको देती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डेली कॉलेज उसके साथ बहुत सारे अनेक चीज़ें भी एक स्टूडेंट को उपलब्ध कराता है। एक परिवार का भाव, अपने ट्रेडिशंस, अपनी संस्कृति से जोड़ के रखने का काम करता है। मैं बहुत कम उम्र में यहाँ आया था। मैं 5th क्लास में मैं यहाँ बोर्डिंग में आया, 12th तक बोर्डिंग में रहा, जबकि आप जानते हैं देवास यहाँ से मुश्किल से आधे से 1 घंटा दूर ही है। बिल्कुल। और मैं चाहता तो डे स्कॉलर भी बन सकता था, रोज़ आके जा सकता था, लेकिन यहाँ रहने में जो सीख और जो एजुकेशन मुझे मिला है, आज मुझे बनाने में इस डेली कॉलेज का वही रोल है। मेरा तो मानना है कि अगर दुनिया, संसार जो है उसका एक प्रिपरेटरी प्लेटफॉर्म यहाँ मिलता है हमको, तो निश्चित रूप से मेरे लिए तो डेली कॉलेज एक अलग ही नज़रिए से मैं उसको देखता हूँ। और इंदौर में रहने वाले या बाहर के भी रहने वाले लोग जो यहाँ से बाहर गए हैं, यहाँ आप हमेशा देखेंगे एक एक परिवार में आप किसी से भी बात करें तो कम से कम 2 से 3 पीढ़ियाँ उसकी डेली कॉलेज में पढ़ी हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर एक बच्चा यहाँ पढ़ के गया है तो वो अपने बच्चे को वापस यहीं डालेगा, क्योंकि 90% 3 जनरेशन 4 जनरेशन ओल्ड एलियंस हैं। सौभाग्य से मैं शायद रिकॉर्ड ही करूँगा कि मेरा जो पुत्र है वो शायद 6वां जनरेशन रहेगा डेली कॉलेज में। मैं 5वां जनरेशन ओल्ड एलियन रहा हूँ। तो उस प्रकार का लगाव डेली कॉलेज से हर एक स्टूडेंट का, पेरेंट का बना है। और तो मैं समझता हूँ कुछ तो डिफरेंट होगा जो दूसरे स्कूल्स और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिलता। करीब कितना कैंपस तो बहुत ह्यूज है यहाँ का? जी, 116 एकड़ का कैंपस है जी, और अनेक फैसिलिटीज़ हैं इसमें। स्पोर्ट्स मैं समझता हूँ कि लगभग सारे स्पोर्ट्स हमारे पास होंगे, और कुछ जो 1-2 बचे हैं उनको भी हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उस पर भी आऊँगा। और मैं बता दूं जो आप देख रहे हैं इस वक्त इस बातचीत को, कि खुद विक्रम जी शूटिंग के एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं और नेशनल में 5 बार उन्होंने अपना जौहर दिखाया है। एंड आगे बहुत सारी संभावनाएं उनके लिए खुली हैं। तो ये बताता है कि वाकई ये जिस जगह बैठकर हम ये बातचीत कर रहे हैं, ये बच्चे के एक ऑलराउंड डेवलपमेंट की नर्सरी है। और जैसा उन्होंने कहा कि 5-5, 6-6 पीढ़ी का रिश्ता है, तो निश्चित तौर पर आप जब अपने पिता की गंध को यहाँ महसूस करते हैं, अपनी मदर की गंध को महसूस करते हैं, तो ये एक बड़ी अलग अनुभूति है। आपने कहा कुछ नई चीज़ें, मैंने सुना है कि कुछ पोलो भी आपके दिमाग में है, एक फिनिशिंग स्कूल भी, जो बहुत ही मुझे लगता है एक बड़ी टाइमली अप्रोच के साथ एक पहल हो रही है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। डेली कॉलेज का मैं हमेशा पोटेंशियल समझता हूँ कि हम ऐसी चीज़ों को यहाँ लाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि शायद कोई दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स शायद सोचेंगे भी नहीं। फिनिशिंग स्कूल के बारे में मुझे बहुत मैंने, जैसे आपने बताया, मैं 3 महीने के लिए मैं एक छोटे से कोर्स के लिए मैं विदेश गया था। वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ों में एक शर्म, एक हिचकिचाहट होती थी कि किस प्रकार से बिहेव किया जाए, किस तरीके से बात किया जाए, किस तरीके से बैठा जाए, कहाँ क्या कपड़े पहने जाए। ये सारी चीज़ें क्योंकि फ़ॉरेन में एक फिनिशिंग स्कूल में एक बच्चा पढ़ के सीख लेता है। आज 7 कोर्स मील को कैसे खाया जाए, ये सारी चीज़ें फिनिशिंग स्कूल के अंदर आती हैं। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हिंदुस्तान में शायद 1 या 2 फिनिशिंग स्कूल ही होंगे। एक शेरवुड है, अच्छा नाम। तो मैं चाह रहा हूँ कि डेली कॉलेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार करके दें जहाँ फिनिशिंग स्कूल के माध्यम से बच्चों को हम लोग ग्रूम करके भी भेजें। जी, पोलो का जिस प्रकार से आपने बोला, हमारे पास सारे दूसरे स्पोर्ट्स हैं, लेकिन पोलो एक हाई मेंटेनेंस एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, हर कोई के पास उतनी जगह नहीं होती, घोड़ों को संभालना, बहुत सारे उसमें इश्यूज़ होते हैं। और डेली कॉलेज के पास इतना बड़ा ग्राउंड है, पैसे की कोई कमी नहीं है। हम उस लेवल के स्टूडेंट्स अगर निकालना चाह रहे हैं तो
तो निश्चित रूप से पोलो एक वैल्यू एडिशन ही रहेगा। जो आप पूरे मालवा रीजन में मैं समझता हूँ पोलो टूर्नामेंट्स इंडिया में सब जगह होते हैं, जयपुर, दिल्ली, बैंगलोर, कैलकाटा, केवल हमारा मध्य भारत ही कहीं ना कहीं पोलो से वंचित है। तो अगर एक पोलो का मैच, एक पोलो का ग्राउंड और स्पोर्ट यहाँ बनता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश में पोलो का एक अच्छा नेटवर्क बनेगा। तो और हमारे पास पोटेंशियल है और कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी उसको लागू किया जाए। ये बताइए मुझे कि एक चीज़ हमेशा कही जाती है कि आप जिस राजघराने से आते हैं, वहाँ से आने वाले प्रतिनिधियों के लिए अक्सर ये बात कही जाती है कि एक प्रिविलेज मिलता है। ये प्रिविलेज एक अभिनेता के बेटे को मिलने की बात भी की जाती है, एक स्पोर्ट्समैन के बेटे को भी कहा जाता है, सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर, एक पत्रकार का बेटा भी पत्रकार हो तो उसको कई सुविधाएं मिलती हैं। आप इसे किस तरह देखते हैं? और कई बार आपके मन में भी ये बात होती होगी कि ये चीज़ें कह तो बड़ी आसानी से दी जाती है, लेकिन उसके मर्म को, उसके भीतर की चीज़ को आप ओवरऑल आप इस सवाल को कैसे देखते हैं? मैं प्रिविलेज की जगह मैं ये वर्ड यूज़ करना चाहूँगा कि क्योंकि परिवार में हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये करते आ रहे हैं, तो एक एक्सपीरियंस का एज तो मिलता है। एक डॉक्टर का बेटे अगर डॉक्टर बनेगा तो जितना वो कॉलेज से सीखेगा, एक 20% वो घर पे भी सीख कर आएगा। वो एक एक्सपीरियंस एज ज़रूर मिलता है, मैं उसको प्रिविलेज नहीं कहूँगा, लेकिन स्ट्रगल तो निश्चित रूप से हर किसी को करना ही पड़ता है। और कोई भी प्राइज़ बिना मेहनत के नहीं मिलता। मेहनत तो करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको फोकस रखना पड़ता है। आज निश्चित रूप से उस बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी हम मजाक करते हैं कि गर्मी में काला भी होना पड़ता है, बारिश में भीगना भी पड़ता है, कीचड़ में भी जाना पड़ता है, और लोगों के बीच आपको उपस्थित रहना बहुत आवश्यक होता है। कोई अगर प्रिविलेज्ड होगा और घर बैठा रहेगा तो उसका प्रिविलेज 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको साल भर कुछ कमा के रखना है और आगे पास ऑन करना है तो निश्चित रूप से काम तो करना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस संघर्ष की इस कसौटी पर आप बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह हैं जिसको बहुत मेहनत करके अपनी जगह बनानी पड़ती है। बाहर से कई चीज़ें कुछ अलग दिखती हैं, लेकिन अंदर की कहानी सबकी एक है, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, और फिर अपने को स्टैब्लिश करना। जी, आप कुछ ऐड ऑन कर रहे थे। मैं बस वो एक ही चीज़ को वापस से रिपीट करूँगा कि अगर प्रिविलेज आपका 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, लेकिन अगर उसको कांस्टेंट रखना है तो आपको आपका इनपुट, आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आप अपने विवेक से काम करना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और ज़िंदगी सिखाती है, अगर आपका इंटेंशन सही है, अगर आपका सेवा करने का उद्देश्य है, तो राजनीति में आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छा काम करेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी आपने बहुत समझदारी से आपने इस बात को रखा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, बीते करीब 15 वर्षों से आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर विधिवत इनरोल्ड है, लेकिन कोई पद आपके पास नहीं है। तो क्या ये सफ़र आप इसी तरह से आगे भी देखते हैं, या आपको लगता है कि आगे जैसा पार्टी तय करेगी? क्योंकि शरद जी, मन की बात बताऊं आपको तो मुझे ये 15 साल बिना पद के जो मैंने काम किया है, मन से अच्छा काम कर पाया हूँ, एक अलग प्रसन्नता से काम कर पाया हूँ। बिना पद के, बिना एजेंडा के, बिना किसी मैं कैसे कहूँ, वो उस लिमिटेशन से बाहर जाके टोटल फ्रीडम से काम करने का जो मेरे को मौका मिला है, वो मेरे को पद न होने के कारण ही मिला है। आज मैं केवल देवास नहीं, जिला ही नहीं, संभाग ही नहीं, मैं कहीं पे भी जाके पूरे मन से, पूरी शिद्दत से काम करके आता हूँ। आपके पिताजी की बात करूँ मैं, और आपकी मदर की बात करूँ, जो अब उनके बाद इस मशाल को लेकर आगे बढ़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से रिश्तों को, और क्यों ये पार्टी आपके दिल की पार्टी है,
आप इसे पसंद करते हैं, इसके कार्यकर्ता हैं, परंपरा से भारतीय जनता पार्टी का साथ लेकर चलते रहें, क्यों? भारतीय जनता पार्टी के साथ निश्चित रूप से शायद जी एक बहुत ही गहरा लगाव है, और मैं समझूंगा अगर मैं अपने आप को राजनेता बोलूं तो मैं तीसरी पीढ़ी का राजनेता रहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। मेरे ग्रैंडफादर निर्दलीय थे, जनसंघ, उस समय जनसंघ बनी थी, नई पार्टी का अस्तित्व आया था, बहुत संघर्ष किया था, बहुत बुरा समय था इमरजेंसी के बाद जब इस पार्टी का जन्म हुआ था। मैं समझता हूँ हमारा परिवार उन परिवारों में से है जो जिसने इस पार्टी की पहली ईंट रखने का काम किया है। तो ये पार्टी भी उतनी हमारी है जितनी हम इस पार्टी के हैं, एक ही समझ के चलते हैं। कभी इसका कोई दूसरा पर्याय सोचने का कभी विचार ही नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी अभी अपने सर्वश्रेष्ठ समय से गुजर रही है और जाहिर तौर पर एक मजबूत लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी के पास। डबल इंजन की सरकार कही जाती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, वहाँ नरेंद्र मोदी जी हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज जी हैं। बीजेपी का ये जो टाइम है, इसको आप कैसे इवेल्युएट करते हैं, आप कैसे देखते हैं? और इसको बनाए रखना आसान नहीं है, एक बड़ी चुनौती है कि जनता की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरते रहें। केंद्र नेतृत्व, राज्य नेतृत्व, इन लोगों ने मेरे हिसाब से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इन लीडर्स ने पूरे देश को बताया है कि सरकार चलाई कैसे जाती है। इससे पहले सरकार के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन विकास कैसे किया जाता है ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने बताया है। मेरा मानना है कि आज तक दुर्भाग्य से दूसरी सरकारों की लीडरशिप में दूसरी सरकारों ने लोगों को बांटने का काम किया है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सेक्टर्स में, और बांट के उसका फ़ायदा उठाने का काम किया है। मेरा पिछला सवाल भी जो आपका था कि भारतीय जनता पार्टी से मेरा प्रेम क्यों है, उसको मैं इसमें इसलिए जोड़ के कहना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसने राजनीति करते करते लोगों को जोड़ जोड़ के राजनीति करी है। हिंदू, मुस्लिम, अनुसूचित जाति वर्गों को बांटा गया था पहले वोट बैंक के दृष्टिकोण से। आज भारतीय जनता पार्टी इन सारे सेक्टर्स को साथ में ला रही है और बोल रही कि पहले आप भारतीय हो, पहले आप मतदाता हो, पहले आप आपका एरिया का देखो, फिर प्रदेश का देखो, फिर देश का देखो। इन प्रायोरिटीज़ को सेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आज की तारीख में। तो मैं समझता हूँ कि इस देश को नई ऊंचाई तक आप जो दलील दे रहे हैं दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग सर। जो आप बात कह रहे हैं कि बीजेपी जोड़ने की राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस और कुछ दूसरे विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी बांटने की राजनीति करती, खासतौर से माइनॉरिटी को लेकर। तो ये क्या आप देखते हैं एक चैलेंज है कि अगर आप इसको एलिगेशन भी मानते हैं जो अपोजिशन कॉर्नर्स से आता है, तो आप कैसे ये समझा पाएंगे कि हिंदू और मुसलमान या माइनॉरिटी सो कॉल्ड अपीजमेंट जो पिछली सरकारों ने किया, आप उससे डिफरेंट हैं, आप उससे अलग हैं और आप दोनों वर्गों के हितों की और उनको मिलाकर आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं? बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है, बहुत रीसेंट एग्जाम्पल है यूपी का चुनाव। सामाजिक पार्टीज़ सब आज की तारीख में बैठ गई हैं। आज आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी हो, दूसरी सामाजिक पार्टी हो, यूपी में बहुत सामाजिकरण था। आप भी जानते हैं, यादवों का, इनका, हर समाज के हिसाब से पार्टी समाज के हिसाब से बनी थी ताकि उन समाज के वोट केवल उस पार्टी को मिल सके। वो आज घर बैठ रही हैं। कांग्रेस आज घर बैठ रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब लोगों को जोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। आज मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, आज बहुजन समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, सब वोट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनको डिफ्रेंशिएट करके आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि आप कौन से समाज के हो। विकास कर रहे हैं सबके लिए एक समान। महिला सुरक्षा है तो
तो वो सब समाज की महिलाओं के लिए एक समान सुरक्षा है। तो वो इक्वालिटी भारतीय जनता पार्टी यूपी में लेकर आई है योगी जी के नेतृत्व में, और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं समझूंगा यही है मेरी पिछली बात को सपोर्ट करने के लिए, मैं समझता बहुत हूँ। वाइजली आपने ये इसको पुट फोर्थ किया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि उत्तर प्रदेश राजनीतिक पंडित हैरान हैं कि जिस तरह से वहाँ की राजनीति का एक इक्वेशन रहा है, बीजेपी ने उसको, और ये क्लेम भी इस इलेक्शन में सामने आया है कि माइनॉरिटी ने भी बीजेपी को वोट दिया है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। और ये भी ठीक आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है तो इट इज़ नॉट स्पेशली मीन फॉर द सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ये एक समाज के सभी वर्गों के लिए, और इसके बेनिफिशरी सभी होते हैं। तो बहुत पॉलिटिकली आपका जवाब बड़ा कहूँगा कि बहुत ही आपने एक अच्छे एग्जाम्पल को पिक किया। सहमति असहमति हो सकती। कंक्लूड करूँगा एक दो सवालों से। देवास एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, और जिस तरह से उसकी आइडियली लोकेटेड है वो, क्योंकि अब इंदौर में औद्योगिक विकास के लिए जगह नहीं है, और मालवा में भी जो लोकेशन देवास की है, तो आप किस तरह देखते हैं कि कुमार गंधर्व का देवास, चामुंडा माता का देवास, कल्चरली बहुत रिच देवास, और अब उद्योग की अनंत संभावनाओं का देवास? अगर मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है तो मध्य प्रदेश का दिल देवास है। क्या बात है, वाह जी। आप देखेंगे ज्योग्राफिकली बिल्कुल इंडिया का सेंटर पॉइंट कहीं ना कहीं आता है। सारे मेजर हाईवेज देवास के थ्रू जाते हैं, रेलवेज। लॉजिस्टिकली देवास में बहुत पोटेंशियल है हर एक चीज़ ग्रो करने के लिए, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सारे मायनों में। तो पोटेंशियल तो 100% है। और हमारा लीडर, मैं बोलूँगा देवास का लीडर इंदौर बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करके सफल होता है, और कहीं ना कहीं हम उससे सीखते हैं और उसको हम वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ कि देवास बहुत अच्छी गति से विकास कर रहा है, जिसमें बहुत बड़ा योगदान इंदौर का है। इंदौर अगर 1 नंबर सफाई में आ रहा है तो हम भी 7 नंबर में आ रहे हैं, क्योंकि सीखने को मिलता है। चाहे वो अधिकारियों की प्रैक्टिसेस हो, चाहे वो नेताओं का काम करने का तरीका हो, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इंदौर से सीखने को मिल रही है। और निश्चित रूप से आप देखें, अगर दिल्ली का गुड़गांव है तो मध्य प्रदेश में इंदौर का देवास एक सबब के रूप में विकसित हो रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि देवास में विकास की जो गंगा बह रही है वो देवास को एक अलग ही ऊंचाई पे ले जाएगा। चीज़ें बहुत सारी हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, मैं कहाँ से चालू करूं, लेकिन इतनी गारंटी से मैं कह सकता हूं कि जो सारे सेक्टर्स हो सकते हैं उन सारे सेक्टर्स में ग्रोथ रेट अच्छा है देवास का। और बहुत जल्दी देवास में बहुत अच्छी अच्छी सौगातें आएंगी। मैं सब लोगों को इंदौर से माइग्रेट होकर देवास आना ज़्यादा पसंद होगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। बहुत शुभकामनाएं, और वाकई ये संभावनाएं देवास में हैं। आखिरी सवाल है मेरा कि आगे अगर पार्टी आपको मौका देती है और आप भी उस कॉन्फिडेंस को अपने भीतर महसूस करते हैं, तो जिस लिगेसी को आपका परिवार लेके आगे बढ़ता रहा है, हालांकि आपने बहुत वाइजली ये कहा है कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कोई दायित्व तो नहीं है आपके पास, और उसके लिए आप पूरा मध्य प्रदेश आपके लिए भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से ओपन अप है। एक कार्यकर्ता के लिए सच बात है, देयर इज़ नो बाउंड्रीज एट ऑल। फिर भी आगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैसे अपने को देखते हैं आगे आप? भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी संगठन बहुत मजबूत बॉडी है। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुकी है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। निश्चित रूप से जो आदेश पार्टी करेगी उसका पालन किया जाएगा, लेकिन
आज तो मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। बाकी आदेश भारतीय जनता पार्टी का हमेशा पालन होगा, केवल देवास ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में, जहाँ उसको मेरी कभी भी किसी भी समय आवश्यकता लगेगी तो मैं उपस्थित रहूँगा और पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से पार्टी के लिए काम करूँगा। तो क्या ये भी आपका मंत्र है गीता की तरह की नो एक्सपेक्टेशन एट ऑल, अपना कर्म किए जाओ चुपचाप? जो सेवा करने में जिसे मज़ा आ रहा है, जिसको सेवा करने में आनंद आ रहा है, मैं समझता हूँ राजनीति उसके लिए बनी है और मैं अपने आप को उन लोगों में समझता हूँ। तो करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा आगे की प्लानिंग करने में मैं इसलिए भी विश्वास नहीं करता क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता, परिस्थितियों का कोई भरोसा नहीं होता, सब बदलते हैं। तो आज में जी के आज पहला कदम क्या उठाना है, बस उस पर फोकस है, बाकी फिर रास्ता जहाँ ले जाए जाएंगे। सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मैं एक ऐसे ही युवा नेता से मिला हूँ जिसके भीतर ठहराव है, पेशेंस है, जो चीज़ों को देख रहा है, जिसके भीतर बेचैनी नहीं है, व्यग्रता नहीं। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ बेहतर करियर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यू आर हैविंग अ वेरी इमिनेंट एंड अ वेरी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, इम्पॉर्टेंट पोजीशनिंग आपके पास है दिल्ली कॉलेज के अध्यक्ष की। आप इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से पूरा करें, पब्लिक लाइफ की जिम्मेदारियों को पूरा करें। बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सौभाग्य दिया। बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे।